हाय हेलो एवरीवन। सो नारायण हुरद्वाले पे आज हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट है ये बाकी हॉस्पिटल से। जैसे मैक्स हेल्थ है, या आपका अपोलो हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल है, ये जो बाकी के हॉस्पिटल्स हैं इनसे थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इस कंपनी का, बिकॉज ये मेनली मासेस को टारगेट करते हैं, वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस है। जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में आप मैट्रिक्स भी देखते हो कि उन हॉस्पिटल्स में आरपोप की बात होती है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, या फिर ऑक्यूपेंसी की बात होती है कि बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए। वीजा वीज अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करें, नारायणा हेल्थ की बात करें, तो ये बिल्कुल भी इस तरीके के नंबर शेयर ही नहीं करते अपने इन्वेस्टर्स के साथ में। तो इनका अगर आप मेन बिजनेस मॉडल ही देखोगे तो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, वो कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर देवी शेट्टी, सो अराउंड 2000 के आसपास उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। एंड उनका मेन जो उनका टारगेट था वो यही था कि जो टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनके सॉल्यूशन तो आ गए हैं, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। तो उनका टारगेट यही था कि इन सॉल्यूशंस को अफोर्डेबल करना है मासेस के लिए भी, बिकॉज हम भी देखते हैं कि आज के टाइम पे तो इनफैक्ट बहुत सारे सर्जरीज वगैरह के कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो जो नॉर्मल मासेस हैं बेसिकली वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो अब तो वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अगर आप 10 15 20 साल पहले की बात करो तो वहां पे अंडर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा था। एंड यूजुअली होता क्या था कि अगर किसी को भी कोई हायर ट्रीटमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी सर्जरी करवानी है, तो उसके लिए तो कोई इमरजेंसी फंड वगैरह इस तरीके का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट होता था। तो लोगों की मेन प्रेफरेंस क्या होती थी कि किसी से आपने डेट ले लिया, या फिर आपका कोई अपना एसेट है वो आपको बेचना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता था, नेगेटिव इम्पैक्ट करता था उनकी लाइफस्टाइल को। सो इसको देखते हुए इन्होंने इस तरीके का बिजनेस मॉडल सेटअप करने का पूरा प्लान किया। और इनका फोकस यही होता है कि मासेस को हम करेंगे, कॉस्ट बहुत कम होगा, बिकॉज इनकी हार्ट सर्जरी बेसिकली नारायणा हेल्थ जो है वो हार्ट सर्जरी के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। इनका बहुत कम कॉस्ट में ये हार्ट सर्जरी करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक की इनकी हार्ट सर्जरीज होती है। जबकि बाकी जगह आप देखोगे तो कितनी ज्यादा कॉस्ट है। सो वो एक पॉइंट है। एंड एफिशिएंसी पे फोकस है। एफिशिएंसी का मतलब जैसे बाकी हॉस्पिटल्स क्या करती है कि अगर कोई पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है, तो उनको रहता है कि ठीक है इसको हम हायर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसका स्टे जो है हॉस्पिटल के अंदर वो ज़्यादा होना चाहिए। सो उससे क्या होगा, हमारा आरपोम का नंबर बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ेगी। लेकिन उसके अपोजिट में अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो इनका क्या रहता है कि अगर कोई पेशेंट एडमिट होके आया है तो उसको फटाफट से उसको सर्विस दो, उसका पूरा ट्रीटमेंट करो एंड उसको डिस्चार्ज करो। बिकॉज जितना जल्दी ये एक पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे उतना जल्दी ये अगले पेशेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि इनका तो गेम ही वॉल्यूम गेम है। तो अगर ये एक ही पेशेंट को 3 3 4 4 दिन या एक हफ्ता अपने हॉस्पिटल में स्टे करने के ऊपर फोकस करेंगे, तब तो इनका आई मीन बिजनेस पूरा लॉस में जाएगा। सो इनके मॉडल की सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि इतना कॉस्ट एफिशिएंट होने के बाद भी, मतलब इतना अफोर्डेबल सर्विसेज देने के बाद भी, इनके जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 24 25% के आसपास रहते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफी सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ रही है कंपनी की, सस्टेनेबली अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है इन्होंने पिछले कई सालों से। तो आप बोल सकते हो कि इन अ वे ये एक इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्लस अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें तो नारायणा हेल्थ जो डॉक्टर्स को हायर करता है, सैलरी तो वैसे ये बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में ही देते हैं, लेकिन ये बेसिकली उन उन डॉक्टर्स को हायर करते हैं जो पैशनेट होते हैं बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर के, मतलब जो डे नाइट तक वहां पे हॉस्पिटल में सर्विस देने को रेडी होते हैं। सो उससे होता क्या है कि इनको कॉस्ट तो सेम पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर पैशनेट है अपने काम को लेकर के, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल करके आती है। जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में अगर कोई डॉक्टर जो है वो 10 घंटे 12 घंटे दे रहा है, इनके हॉस्पिटल्स में उससे भी ज्यादा वो पूरा अपना टाइम देते हैं, एंड इनफैक्ट इमरजेंसी केसेस में और ज्यादा वो हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्लस दूसरा पॉइंट क्या था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, कि क्योंकि ये वॉल्यूम पे प्ले कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जो भी पेशेंट आया उसको फटाफट से ट्रीटमेंट करके उसको डिस्चार्ज करें, तो पर बेड रेवेन्यू उनका बढ़ जाता है। तो इसीलिए नारायणा हेल्थ का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है
वो आरपोब शेयर नहीं करती है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड नहीं होता है, इनका होता है एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट। तो वो चीज नंबर शेयर, वो नंबर कंपनी शेयर करती है, बिकॉज फोकस तो वही है कि जितने ज्यादा पेशेंट आएंगे तो पर पेशेंट मेरा रेवेन्यू कितना निकलेगा। जबकि बाकी हॉस्पिटल्स का क्या होता है कि आरपोब कितना निकलेगा, मैंने एक हॉस्पिटल में 100 बेड लगाए हैं, तो पर बेड पे मेरा कितना ज्यादा आरपोब होगा। जैसे हमने यथार्थ को भी डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, तो यथार्थ ने क्या बोला था कि हम अपना आरपो बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज यथार्थ का मॉडल अलग है जैसे बाकी हॉस्पिटल्स का है। इनका मॉडल जो है वो थोड़ा सा वॉल्यूम गेम पे है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है नारायणा हेल्थ और बाकी हॉस्पिटल्स के बीच में। मॉडल अच्छा है ऑब्वियसली, बिकॉज पिछले पिछले कई सालों से इन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली इस मॉडल को बिल्ड किया है, सक्सेसफुल रहा है, कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ भी रही है। लेकिन रिसेंट अगर आप कुछ क्वार्टर्स में देखोगे या पिछला एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ वाइज कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मार्जिन्स वैसे कंपनी ने मेंटेन किए हैं, बिकॉज कॉस्ट एफिशिएंसी में बहुत बड़ा एडवांटेज है नारायणा हेल्थ को, तो मार्जिन में कोई टिप नहीं है। प्रॉफिट के नंबर भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्रोथ में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो वो चीज तो है ही। एंड उसके साथ में अभी हम देखेंगे कि कौन कॉल में मैनेजमेंट आगे का क्या आउटलुक देता है, क्या स्ट्रेटेजी है, किन चीजों पे कंपनी काम कर रही है, एंड ओवरऑल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से, स्टॉक से हम नियर फ्यूचर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि वैसे तो ग्रोथ पैरामीटर पे इनका थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, जैसे पहले 25 30 40% की भी ग्रोथ आ रही थी कंपनी से एक टाइम पे। सो FY 24 में ऑल्दो वो ग्रोथ रेट कम हुआ है, 10 11% की ग्रोथ आई है इनके टॉप लाइन के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये जो नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं हमारे रेवेन्यू में या फिर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में, वो अभी तक का बेस्ट एवर है हमारी हिस्ट्री का। तो वो नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल क्या रहा है, एक तो रियलाइजेशंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें। रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि मोस्टली जो इनके पास पेशेंट्स आए हैं FY 24 के अंदर, वो हाई एंड सर्विसेज के लिए आए हैं, मतलब वो सर्जरीज वाले केस या फिर जो क्रिटिकल केसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा आए हैं कंपनी के पास में, जिससे इनका एवरेज रियलाइजेशन बढ़ा है, मतलब वैल्यू ग्रोथ मिली है बेसिकली। दूसरा कंपनी का कहना है कि पेयर मिक्स भी अच्छा रहा है। पेयर मिक्स का मतलब हो गया कि जो कैश में पे करने वाले पेशेंट्स हैं या जो इंश्योरेंस के थ्रू पे करने वाले पेशेंट्स हैं, उनका नंबर थोड़ा ज्यादा रहा है। गवर्नमेंट स्कीम से जो बिजनेस आता है वो थोड़ा सा कम रहा है, तो उसका भी एक एडवांटेज मिला है। एंड उसके साथ में फुटफॉल ज्यादा बढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली वॉल्यूम गेम है, तो जितना ज्यादा फुटफॉल आएगा उतना ज्यादा आपका ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। तो ये सारे मेन फैक्टर्स थे जिनकी जिनकी वजह से एक अच्छा ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है। FY 24 में 11% के आसपास की सेल्स ग्रोथ रही है इनकी पूरे FY 24 में। Q4 में तो थोड़ी सी म्यूटेड नंबर्स हैं, 5% की ग्रोथ है सिर्फ। लेकिन मार्जिन में जैसे हमने डिस्कस किया, कंपनी ने मेंटेन किया है, 25% के आसपास के मार्जिन है कंपनी के। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्होंने ठीक परफॉर्म किया है। देन इस कंपनी का केमैन आइलैंड में भी एक हॉस्पिटल है, तो वो यूएस के पास में है। तो बेसिकली जो इनका मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है वो अराउंड 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का। अब क्योंकि ये इन्होंने यूएस के पास में वहां पे इन्होंने वो फैसिलिटी रखी है, तो वहां के जो पेशेंट्स हैं उनको इंडिया आने के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, तो इसीलिए कंपनी ने वहां पे उसको मैनेज किया हुआ है। और उसमें हालांकि ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिली है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट कंपनी कह रही है कि वहां पे थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है। देन उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इसके बाद लिक्विडिटी पे कंपनी का कहना है कि हमारा लिक्विडिटी प्रोफाइल काफी अच्छा है। ऑल दो अगर आप डेट देखोगे तो लगभग 14 बिलियन रुपीस के आसपास हमारा टोटल डेट है। लेकिन इसमें से हमारे पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है 12.5 बिलियन के आसपास। तो नेट लेवल पे अगर आप देखो तो डेट काफी कम है, मतलब डेट इतना ज्यादा है नहीं बैलेंस शीट के ऊपर। देन 9 बिलियन के आसपास इन्होंने केपेक्स का प्लान किया हुआ है अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में। प्लस इसके साथ में जो रिपेयर्स वगैरह का काम है, मेंटेनेंस का काम है, देन बायोमेडिकल एक्सपेंसेस है, कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। सो इन सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट का इन्होंने प्लान किया हुआ है। देन इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने 19 रोबोटिक कार्डियक सर्जरीज करी है इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और 255 मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरीज करी है। तो ये मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी क्या होती है, वैसे नारायण हेल्थ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मिनिमम इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में बेसिकली वो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है, हार्ट का ही सर्जरी होता है, बट छोटा ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें पेशेंट को आप ज्यादा टाइम तक आपको रखना भी नहीं पड़ता अपने हॉस्पिटल में, आप जल्दी डिस्चार्ज कर देते हो। तो ये इन्होंने 255 सर्जरीज करी है फोर्थ क्वार्टर में।
और पूरे FY24 के अंदर 1000 मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरीज करी है कंपनी ने, और इनके मॉडल को ये सूट भी करता है, बिकॉज वही है ना कि क्रिटिकल केसेस में भी जितना जल्दी आप डिस्चार्ज कर दोगे कस्टमर को, पेशेंट को, उतना जल्दी आप अगले पेशेंट पे फोकस कर सकते हो। तो वॉल्यूम तो वहीं से निकलेगा कि जितना ज्यादा आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे उतना ज्यादा आपका ग्रोथ आएगा। सो वो कंपनी ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया है। देन कॉस्ट एफिशिएंसी पे जैसे हमने बात की, तो बहुत फोकस रहता है नारायणा का। एंड टेक्नोलॉजी पे भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका। तो जैसे इन्होंने फरवरी के अंदर एक नर्सिंग ऐप इन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम था नमा। अब कंपनी का कहना है कि इस ऐप की वजह से 5000 पर्सन आवर्स हमने सेव किया है। तो मतलब कितना ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का बचा है, कितना ज्यादा टाइम कंपनी का बचा है बिकॉज ऑफ दिस ऐप। सो टेक्नोलॉजी पे भी काफी ज्यादा फोकस है इनका। एंड कंपनी कह रही है कि साथ में एक और जो हमारा मोबाइल ऐप है आदि, आदि करके इनका एक मोबाइल ऐप है, तो इस ऐप की वजह से 95,000 डिस्चार्ज समरीज जो है वो हमारे डॉक्टर्स ने सर्टिफाई करी है इस ऐप के ऊपर। अब यूजुअली अगर आप किसी आप हॉस्पिटल में देखोगे, जैसे मैक्स हेल्थ में या ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, यथार्थ, फोर्टिस, अपोलो, तो इनमें क्या होता है कि जिस दिन आपका डिस्चार्ज है उस दिन ऑलमोस्ट आपका आपका पूरा दिन वहां पे जाता है डिस्चार्ज की वजह से, बिकॉज एंड स्पेशली अगर आपका इंश्योरेंस का केस है, बिकॉज बहुत ज्यादा रश होता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एंड हॉस्पिटल को तो उसमें बेनिफिट है भाई, बिकॉज वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस डे का भी आपसे पूरा चार्ज ले रहे हैं, वो जो रूम आप यूज कर रहे हो उसका वो पूरा चार्ज ले रहे हैं। लेकिन नारायणा हेल्थ ने क्या किया हुआ है, हर एक जगह पे इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, बिकॉज इनको कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लो कॉस्ट मॉडल पे ये कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इनका जो बिजनेस है फिर तो वो लॉस में जाएगा। तो लॉस में अगर बिजनेस गया तो ना तो वो स्केल हो पाएगा, मतलब जो इनके फाउंडर का जो मिशन है, जो विजन है कि मासेस को हमें लो कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, फिर तो वो हो ही नहीं पाएगा अगर आपका खुद का ही बिजनेस लॉस में जा रहा है, और ना ही आप शेयर होल्डर के लिए कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। तो कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। एंड वो ये कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के थ्रू। तो वही कंपनी इस ऐप के थ्रू इन्होंने डिस्चार्ज समरीज वगैरह जल्दी कर दी है, बिकॉज ऑब्वियसली जितना जल्दी हॉस्पिटल डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को डिस्चार्ज करेगा, आपका बेड फ्री होगा, अगले पेशेंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। देन इनका एक इंटीग्रेटेड केयर करके भी एक बिजनेस है जिसमें ये क्लिनिक्स वगैरह भी हैं इनके, बैंगलोर में अराउंड 6-7 क्लिनिक्स हैं इनके। तो उसमें भी कंपनी कह रही है कि अभी तक तो ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है, जैसा हमारा प्लान था, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ आ रहा है उसमें। देन अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्चार्जेस जो हैं नारायणा हेल्थ के वो कम हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका आर्क नंबर बढ़ गया है। आर्क क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, तो वो अराउंड 10% से ग्रो हुआ है। इसका रीजन क्या है? सो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कह रही है कि एक तो रीजन बढ़ने का रीजन तो ये है क्योंकि इनके पास ज्यादा जो केसेस आए हैं इस क्वार्टर के अंदर वो क्रिटिकल केसेस आए हैं। तो क्रिटिकल केसेस आए हैं तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट को थोड़ा ज्यादा टाइम रुकना पड़ेगा, उसका सर्जरी का कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेता उसके कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से इनका एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट बढ़ गया है। अब नंबर ऑफ डिस्चार्जेस क्यों कम हुए हैं, मतलब कि फुटफॉल थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि कंपनी कह रही है लास्ट ईयर FY23 और FY22 में कोविड के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रश देखने को मिला था हमें हमारे पेशेंट से, जो कि हमने काफी सारे सेक्टर्स में भी देखा। जैसे अगर आप फुटवेयर में देखोगे, रिटेल में देखोगे या शॉपिंग वगैरह में देखोगे, तो एक रिवेंज बाइंग आई थी कोविड के बाद। तो सिमिलरली जिन पेशेंट्स ने अपने ट्रीटमेंट को डिले किया हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो FY22 में और FY23 में काफी अच्छे से प्ले आउट हुआ। और वही कंपनी कह रही है कि लास्ट 1-2 साल का बेस काफी बड़ा बन गया था। तो उस हाई बेस से जब आप कंपेयर करोगे हमारे FY24 के नंबर्स को, फुटफॉल्स को, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा ग्रोथ उसमें कम है। लेकिन इसमें डिमांड वाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर का बेस ज्यादा था इसीलिए ये नंबर कम लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, आज के टाइम पे हम हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, फैसिलिटीज में इंफ्रा ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे रूम्स हैं जिनको हम प्राइवेट रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ रूम को हम सेमी प्राइवेट रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से बेड्स हमारे पास अभी उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से नंबर ऑफ डिस्चार्जेस जो है वो कम रहे हैं हमारे FY24 के अंदर एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर। देन इंडिया बिजनेस पे कंपनी का कहना है कि 4-5% की ग्रोथ है, और इसका भी मेन रीजन वही है कि हाई बेस था लास्ट ईयर का, और प्लस उसके साथ में कंपनी थोड़ा बहुत अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है, ये दो मेन रीजन है। देन इनका कहना है कि अब
साथ में हम फोकस किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, एफिशिएंसीज के ऊपर, मतलब पेयर मिक्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा बिजनेस नहीं आना चाहिए, इंश्योरेंस और कैश में ज्यादा बिजनेस आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे इन्होंने ये नमा ऐप लॉन्च किया, प्लस इनका प्लान है कि इसी तरीके के ऐप को और हम लॉन्च करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, कॉस्ट एफिशिएंसी पे ही फोकस करें। और कंपनी कह रही है कि जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन जो है वो बनता जाएगा, जहां जहां पे हम नए फैसिलिटीज ऐड कर रहे हैं वो कंप्लीट होता जाएगा, तो हमारा जो है डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले टाइम में वापस से आने लग जाएगा। फिर जो केमैन आइलैंड में जो इनका हॉस्पिटल है, वहां पे भी म्यूटेड ग्रोथ रही है। तो वहां पे वैसे एक रीजन और भी है कि जो यूएस के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको वो पास पड़ता है, वो वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। साथ में इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनीज भी यूएस की जो है वो वहां पे ट्रीटमेंट करवाने को पूरा कवर देती है पेशेंट को, तो पेशेंट के लिए और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अब उस वाले हॉस्पिटल में क्या हुआ है कि स्लो डाउन आया, थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, तो कंपनी कह रही है कि हमने वहां पे एक और नई फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो जो अभी जुलाई एंड तक या अगस्त के स्टार्टिंग में वो स्टार्ट हो जाएगा वो वाला हॉस्पिटल। उसमें हम 3 से 4 ऐसी सर्विसेज ऐड कर रहे हैं जो पहले वाले हॉस्पिटल्स में नहीं था, तो इससे डेफिनेटली हमको ग्रोथ मिलना चाहिए वहां पे भी आने वाले क्वार्टर के अंदर। देन एक्सपेंशन पे कंपनी का कहना है कि हमारा जो पूरा फोकस है एक्सपेंशन का वो आज के टाइम पे बैंगलोर और कोलकाता, इन दोनों स्टेट्स के अंदर है। ज्यादा बैंगलोर में है कंपेयर टू कोलकाता। सो बैंगलोर में इनका हेल्थ सिटी कैंपस है, कंपनी कह रही है वहां पे हमने लैंड वगैरह एक्वायर किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम वहां पे होने वाला है। 3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जहां पे रूम्स बनेंगे, आईसीयूज बनेंगे, ऑपरेशन थिएटर बनेगा, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगा। तो ये सारी चीजें हम वहां पे सेटअप करने वाले हैं आने वाले टाइम में। 3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का एक्सपेंशन रहेगा ये। इसके साथ में कंपनी ने राजरहाट करके एक जगह है कोलकाता में, वहां पे भी लैंड एक्वायर किया है। और बैंगलोर में भी लैंड एक्वायर कर लिया यहाँ इन्होंने एक्सपेंशन के लिए। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो 5 से 6 महीने बाद स्टार्ट होना है, मतलब कि अब यहाँ से अगर आप देखो तो सितंबर अक्टूबर तक इनका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा इन एक्सपेंशन के ऊपर। प्लस साथ में कंपनी कह रही है कि कुछ हमने और भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ सिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम स्टार्ट कर दिया है, कि जहां जहां पे हमारी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, उन एरियाज को अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए। तो ऑल इन ऑल कंपनी कह रही है कि अगर आप देखो तो 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम आने वाले टाइम में स्टार्ट होगा। एक्सपेंशन प्लान ओवरऑल काफी स्ट्रांग है कंपनी का। प्लस जो ये केमैन में भी जो नया हॉस्पिटल लगा रहे हैं 250 करोड़ के आसपास का, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। सो इससे हमको समझ आता है कि फर्दर एक्सपेंशन पे तो कंपनी काफी ज्यादा काम कर रही है आज के टाइम पे। नंबर ऑफ बेड्स पे कोई गाइडेंस नहीं देना चाह रही कंपनी, बिकॉज इनका मॉडल ही उसी तरीके से है जैसे बाकी हॉस्पिटल में आप देखते हो कि हॉस्पिटल से हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितने बेड्स ऐड करेगा, बिकॉज जितने वो बेड ऐड करेगा उतना ज्यादा चांसेस है उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ का। लेकिन नारायणा के साथ में वैसा नहीं है, बिकॉज ये बेड्स के ऊपर तो इनका वॉल्यूम चलता ही नहीं है। इनका इनका जो बिजनेस है वो बेड कितना रेवेन्यू ऐड कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो बेड एक दिन में कितने ज्यादा पेशेंट्स को देख सकता है उसके ऊपर इनका बिजनेस डिपेंड करता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ बेड इन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है कुछ। देन कोलकाता में जो इन्होंने लैंड एक्वायर किया है वो 180 करोड़ का पूरा एक्विजिशन कॉस्ट रहा है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। कंपनी कह रही है कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ टाइम में, और FY28 तक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगा। देन वहां से अगले 2-3 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस हॉस्पिटल में ब्रेक इवन हम अचीव कर लेंगे, बिकॉज वहां पे ये उसी एरिया में है जहां पे ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस है। तो एक तो वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा हमें, थोड़ा सा ब्रांड मार्केटिंग वाला एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंस है कि 2-3 साल के अंदर हमारा ब्रेक इवन उसके अंदर अचीव हो जाएगा। देन कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे जो हम मेन फोकस कर रहे हैं वो डे केयर सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं। डे केयर सर्विसेज क्या होता है कि मतलब आपने पेशेंट को एडमिट नहीं किया है, जो भी उसका ट्रीटमेंट देना है वो आपने पूरे दिन में दे करके उसको डिस्चार्ज कर दिया विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स तक आपको हॉस्पिटलाइज नहीं रखना पड़ा एक पेशेंट को। तो अब अगेन यहाँ पे भी अगर आप समझो तो यथार्थ जैसा मॉडल है, या जो मैक्स हेल्थ केयर जैसा जो मॉडल है, वो क्या करेंगे कि कोई पेशेंट आया तो डेफिनेटली हम उनको एडमिट करेंगे, उनका कोशिश रहेगा कि 24 आवर्स से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन हो, पूरा अच्छे से सर्विस दें हम उसको, एंड उसके बाद हम डिस्चार्ज करें, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़े। तो लेकिन इनका मॉडल क्या है, इनका मॉडल है कि डे केयर सर्विसेज बढ़ाने के ऊपर फोकस है आज के टाइम पे, मतलब जो आउट पेशेंट का नंबर है उसको बढ़ाना है। तो अगर आप इनका आउट पेशेंट का नंबर भी देखोगे तो 7,000 से 10,000 बढ़ गया इनका आउट पेशेंट का नंबर। वो क्यों बढ़ा है,
बिकॉज कंपनी कह रही है कि हम एंडोस्कोपी हो गया, जैसे आपका कोलोनोस्कोपी हो गया, सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, फार्मा सेल है, तो ये जितनी भी डे केयर सर्विसेज होती है, कोई टेस्ट कराने आया है, कोई नॉर्मल चेकअप करवाने आया है, उनके ऊपर भी हम आज के टाइम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो दैट हमारा ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाए और ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो कंपनी कह रही है कि इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारा जो आउट पेशेंट नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ा है। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि ग्रोथ प्रोजेक्शन देना अगले कुछ सालों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली मॉडल ही कुछ इस तरीके का है, एंड अभी क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं काफी सारे हॉस्पिटल्स में, तो एग्जैक्ट ये बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंपनी कह रही है कि कोविड के बाद आप जैसा मार्केट ने जो ग्रोथ देखी है स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर, वैसा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। उसका मेन रीजन वही इन्होंने दिया है कि जो कोविड के बाद एक जो बहुत बड़ा सर्ज आया था कि बहुत सारे पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट डिले किया हुआ था, तो वहां से उनको ग्रोथ देखने को मिला। वैसा ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, और प्लस इसके साथ में अगले 2-3 साल ये अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नंबर ऑफ बेड्स इनके पास थोड़े से कम है, तो उसको ये इंक्रीज करने को देख रहे हैं। तो उसको लेकर के कंपनी कह रही है कि बहुत हाई ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आने वाले क्वार्टर्स में। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम चल रहा है, प्लस हम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में और नए बेड ऐड कर रहे हैं, सेम हॉस्पिटल में नए बेड ऐड कर रहे हैं, नई हायरिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से थोड़ा ग्रोथ अभी कम रहने वाला है। लेकिन एक बार जब ये एक्सपेंशन हमारा प्ले आउट हो जाएगा, तब उसके बाद हम काफी अच्छे रेट से ग्रो करने लग जाएंगे वापस से। सो ये ओवरऑल इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन कंपनी कह रही है कि अभी के लिए तो हमारा यही फोकस है कि जो पेयर मिक्स है हमारा वो एडिक्वेट रहे, मतलब वही कि गवर्नमेंट वाला बिजनेस थोड़ा सा कम आए, और जो कैश में बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, या फिर आपका इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, इसका रेवेन्यू का शेयर थोड़ा सा ज्यादा रहे आने वाले टाइम में। एंड कंपनी का कहना है कि लेकिन मेन प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि प्रॉफिट का नंबर हम सस्टेनेबली प्रोवाइड करें, मतलब प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइन ना आए, प्रॉफिटेबली हम ग्रो करें। मे बी रेवेन्यू ग्रोथ अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो फिर भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट में हम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लाना चाहते। हमारा टारगेट ये है कि प्रॉफिटेबली हम ग्रो करें ओवरऑल बिजनेस को। फिर डिमांड का कंपनी का कहना है कि एज अ कंट्री अगर आप देखो तो इंडियंस जो हैं वो लीस्ट मेडिकेटेड हैं। यहाँ पे सर्जरी की कॉस्ट या ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, एंड इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे वो सर्जरी ढूंढते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाय चॉइस जाता है, ये बाय नीड वाला जो है, मतलब बहुत जब अर्जेंसी हो जाती है तभी पेशेंट शिफ्ट करता है हॉस्पिटल में अपने आप को, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इसी की वजह से कंपनी का कहना है कि हम हमारा क्या फोकस रहता है कि हम हमारी ऑफरिंग्स जो है ओवरऑल वो काफी लो कॉस्ट पे रखें, एंड जिसकी जिसकी वजह से हम सारे प्राइस पॉइंट वाले कस्टमर्स को, पेशेंट्स को टारगेट करें, उनका उनका पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम सर्व करें। तो कंपनी कह रही है कि इसलिए हमें डिमांड वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्रेंड है आने वाले टाइम में, जिसको आज हम कर रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, तो डिमांड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसको करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको उस तरीके का इंफ्रा बिल्ड करना है, आपको उस तरीके की मार्केटिंग करनी है, आपको आउटरीच बढ़ाना है अपना पेशेंट्स के पास में, इंश्योरेंस प्रोग्राम्स इनको बढ़ाने पड़ते हैं। कुछ एक दो इंश्योरेंस प्रोग्राम इनके कर्नाटका के गवर्नमेंट के साथ में भी चल रहे हैं, जो स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए हैं, जहाँ पे आई थिंक ये 300-400 का प्रीमियम लेते हैं फार्मर से, और उनको पूरा हेल्थ केयर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के इंश्योरेंस प्रोग्राम्स इनको रन करने पड़ते हैं। देन कंपनी कह रही है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हमें रखना पड़ता है अलग अलग सिटी के अंदर। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि हमारा इंफ्रा कभी कभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ आपको दिखता है कि बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड अभी भी बहुत बहुत बड़ा गैप है, अभी भी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ मेडिकल सर्विसेज और कंपेयर टू जो पॉपुलेशन है हमारा उसके बीच में, तो डिमांड में कोई प्रॉब्लम हमको लगता नहीं है। देन कंपनी का कहना है कि सिक्लिकलिटी हेल्थ केयर बिजनेस में है। जैसे अगर आप देखोगे तो वेडिंग का अगर कोई सीजन होता है या पूजा फेस्टिवल वगैरह का सीजन होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा डिले कर देते हैं अपनी सर्विसेज को, अपना जो उनको ट्रीटमेंट करवाना होता है। लेकिन ये इतना ज्यादा सिक्लिकलिटी नहीं है जितना बाकी सेक्टर्स में है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर आपको कोई टूर पे जाना है, तो टूर का प्लान हम कई बार होता है कि अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज्यादा है आज के टाइम पे, तो हम उसको डिले कर देते हैं कि अगले साल जाएंगे या 1-2 साल बाद का प्लान करेंगे। ये उस तरीके का नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली अर्जेंसी है, तो कंपनी वही कह रही है कि
डिले होता है यहाँ पे, लेकिन पेशेंट की तरफ से मैक्सिमम 1 या 2 क्वार्टर का डिले होता है, बिकॉज अगर वो ट्रीटमेंट उनको करवाना है तो वो मैक्सिमम 1 से 2 क्वार्टर ही डिले कर सकते हैं, देन अल्टीमेटली उनको आना ही पड़ता है हॉस्पिटल में, बिकॉज ये चीज ही इस तरीके की है। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन अगर है भी तो भी आपको एट द एंड हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा। तो वही कंपनी कह रही है कि डिमांड वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। प्लस कंपनी कह रही है कि अगर आप एक और बड़ी चीज अज्यूम करो कि इंडिया में आज हमारी जितनी एज है, अगर ये एज इतनी ही रहे, पॉपुलेशन और आगे नहीं भी बढ़ती है, स्टिल इतनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा डिमांड है कि हमें बहुत साल लग जाएंगे इस पूरी डिमांड को कवर करने के लिए। लेकिन फैक्ट ये है कि धीरे धीरे लोगों की एज बढ़ रही है, एज बढ़ेगी तो बीमारियां और बढ़ेगी, प्लस उसके साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डिमांड जो है वो इस सेक्टर में रहने वाली आने आने वाले कई सालों के लिए। एंड इसमें हेल्थ केयर में जितने भी कंपनीज हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है या आपका पैथोलॉजी लैब्स हैं, इनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे अवेलेबल है आने वाले टाइम में। तो ग्रोथ को लेकर के कंपनी में कोई डाउट नहीं है, उसको लेकर के कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है। देन 60 बेड्स के आसपास ये और ऐड करेंगे अपने केमैन में, जो इनका हॉस्पिटल है वहां के अंदर। प्लस दिल्ली एनसीआर इनका मेन फोकस रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में भी इनका मेन फोकस रहने वाला है। तो कंपनी कह रही है कि बैंगलोर कोलकाता तो है ही, बट उसके साथ में हम थोड़ा बहुत फोकस दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कर रहे हैं। गुड़गांव दिल्ली में इनके हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कम है आज के टाइम पे प्रेजेंस यहाँ पे, लेकिन कंपनी इसको फ्यूचर में और एक्सपैंड करने का देख रही है। फिर इनका इंश्योरेंस वाले बिजनेस के लिए इनको लाइसेंस तो मिल गया, बट अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कंपनी कह रही है कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जो हमारा क्लिनिक वाला बिजनेस है उसके साथ में। तो बैंगलोर में इनके 7 क्लिनिक है आज के टाइम पे, कंपनी कह रही है कि उस पर ग्रोथ अच्छी आ रही है। आने वाले टाइम में उसको हम और नंबर ऑफ क्लिनिक्स को और बढ़ाएंगे, और जैसे इंश्योरेंस वाला बिजनेस हमारा लाइव हो जाएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इसके साथ में। देन कंपनी का कहना है कि जो हमारा केपेक्स का प्लान है उसको हम 80% डेट के थ्रू करेंगे और 20% हमारा खुद का इंटरनल एक्रूअल रहेगा। अब ये गाइडेंस इन्होंने कंजर्वेटिव दिया है, जो डेट के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया 80% का, ये कंजर्वेटिव दिया है, बिकॉज कंपनी का कहना है कि हमारे पास अच्छा खासा कैश भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि जितना ज्यादा इस एक्सपेंशन को हम अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से कर पाए, उसको वो पहली प्रेफरेंस रहेगी। देन उसके बाद डेट जो है वो सेकंड प्रेफरेंस रहेगी हमारी। ग्रोथ गाइडेंस पे अगेन कंपनी का कहना है कि कोई एग्जैक्ट गाइडेंस अभी दे नहीं सकते, जिस तरीके का सिनेरियो अभी चल रहा है हमें टाइम लगेगा। जब तक ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारी बन नहीं जाती तब तक थोड़ा टाइम लगेगा एक हाई लेवल ग्रोथ अचीव करने के लिए। देन कंपनी का कहना है कि रीजन क्या है कि क्यों हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं थ्रूपुट के नंबर को, और डे केयर सर्विसेज पे क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पे। बिकॉज जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, तो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में जब बेड्स वगैरह आ जाएंगे उन हॉस्पिटल्स में, उसके बाद भी वहां पे ब्रेक इवन होने में टाइम लगेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल निकलने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन आज हमारे पास आज जो कैपिटल है उस पर तो हमको आज रिटर्न जनरेट करना है। तो इसके लिए हम डे केयर सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो टेस्ट कराने भी आ रहा है, कोई दूसरी ट्रीटमेंट करवाने भी आ रहा है, उसको भी हम एंटरटेन करें, वहां से हमारा वॉल्यूम बढ़े, थ्रूपुट बढ़े, एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हमारा सस्टेन रहे, मतलब ग्रोथ में बहुत ज्यादा डिक्लाइन ना देखने को मिले। देन उसके बाद जब हमारे ये जो एक्सपेंशन है ये पूरा किक इन करने लग जाएगा, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब डेफिनेटली हम डबल डिजिट ग्रोथ नंबर अचीव कर पाएंगे। एक और इन्होंने गाइडेंस दिया है, कंपनी का कहना है कि हमें नहीं लगता कि जब तक ये एक्सपेंशन नहीं होगा तब तक हमारा जो ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट में रहने वाला है। हमें मतलब हमारे लिए काफी ज्यादा ये गलत चीज होगी कि अगर इस तरीके की चीजें हुई, और हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि एटलीस्ट डबल डिजिट के आसपास का ग्रोथ नंबर हम अचीव कर लेंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आप ग्रोथ गाइडेंस पकड़ के चलोगे तो मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में भी इसी चीज को हाईलाइट किया था कि डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास कंपनी टारगेट कर रही है। और जब तक ये बाकी के जो हॉस्पिटल्स हैं जो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक इसी के आसपास का इनका गाइडेंस रहने वाला है। सो ये ओवरऑल इनका कॉन एनालिसिस था। तो नंबर्स तो इनके म्यूटेड ही हैं। मॉडल अगर हम देखें तो डेफिनेटली मॉडल जरूर अच्छा है, एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए कि जहां पे बाकी सारे हॉस्पिटल जो हैं वो हाई आरपोप को चेज कर रहे हैं, हायर ऑक्यूपेंसी को चेज कर रहे हैं, नारायणा हेल्थ को अगर आप देखते हो तो काफी डिफरेंट मॉडल इन्होंने बिल्ड किया है। एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोल सकते हो आप इस कंपनी के पास है, जिस तरीके से ये कॉस्ट को मैनेज करते हैं। काफी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री में कि लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके भी 24-25% के मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है। तो मॉडल तो काफी अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ भी रही है,
लेकिन एज ए इन्वेस्टर मुझे तो ये देखना है कि मेरा पैसा कहाँ पे ज्यादा ग्रो हो सकता है। मुझे तो वहां पे रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर यथार्थ एक बेटर प्ले लगता है, बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, 3-4 हजार करोड़ की कंपनी है। 3-4 हॉस्पिटल्स हैं उसके। नोएडा में अभी कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, 2-3 उसके ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अभी 2-2, 3-3, 4 साल पुराने हैं, जिसमें 1-2 साल तो उनका कोविड में ही चला गया था, जहां पे वो कोविड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सो नॉन कोविड सर्विसेज तो अभी उन्होंने जस्ट 2 साल से प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो उसका आरपोप का नंबर बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ेगा, प्लस कंपनी ने काफी एग्रेसिव गाइडेंस दिया है कि अगले 1-2 साल तक हर साल कंपनी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करेगी, मतलब एक ना एक नया हॉस्पिटल एक्वायर करती रहेगी। तो और ग्रोथ के नंबर्स तो अच्छे हैं ही, प्लस कंपनी का कहना है कि आगे ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बिना किसी मार्जिन में नेगेटिव इम्पैक्ट के। तो सॉलिड गाइडेंस है, ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे हैं, और छोटा प्लेयर है तो ऑब्वियसली री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती है वहां पे। सो इस सेक्टर की बात करें तो बेस्ट प्लेयर डेफिनेटली यथार्थ लगता है करंट लेवल्स के ऊपर। बाकी सारे हॉस्पिटल्स को हम ट्रैक करते रहेंगे, नारायणा के भी मॉडल आगे हम ट्रैक करते रहेंगे कि Q1 में कैसे नंबर्स आते हैं कंपनी के। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।